प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे लेसन के अगले विषय करेंगे। इनमें हमने दो विषय करने हैं, एक रोमन साम्राज्य के पतन के कारण और एक रोमन साम्राज्य में प्रचलित दास प्रथा। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। हर चीज़ जिसका विकास होता है समय के साथ साथ उसका पतन भी हो जाता है। और जैसे विकास किसी चीज़ का एक समय में नहीं होता, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है, वैसे ही किसी चीज़ का पतन भी एक साथ नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कई परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार होती हैं जिससे उसका पतन होता है। उसी प्रकार रोमन साम्राज्य का पतन, उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, अनेक कारण उत्तरदायी थे। समय के साथ वो सभी कारण उसके लिए जिम्मेदार बने उसका पतन होने के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से कारण थे उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के लिए। सबसे पहला है रोमन साम्राज्य की विशालता। रोमन साम्राज्य, जैसे हमने पीछे पढ़ा, बहुत विशाल था। उस समय रोमन साम्राज्य में रोम, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, सिसिली, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और ब्रिटेन के कुछ हिस्से भी सम्मिलित थे। कहा जाता है कि ये साम्राज्य इतना विशाल था कि इतना विशाल साम्राज्य भारत के जो शासक अशोक, समुद्रगुप्त और यूनान का सिकंदर, इन्होंने भी इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, जो कि बहुत महान माने जाते हैं, लेकिन इतना विशाल साम्राज्य उनके पास भी नहीं था। और उस समय इतने विशाल साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि यातायात के साधनों का विकास नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना इतना सहज कार्य नहीं था। और जब पूरे साम्राज्य में आना जाना आसान नहीं था, तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण भी नहीं रखा जा सकता था। अगर एक तरफ नियंत्रण में थोड़ी सी ढील हो जाती या अधिकारी कमज़ोर होते, तो वहाँ के जो अधिकारी प्रांतों के गवर्नर होते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। वहाँ तक जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह से विशालता के कारण भी रोमन साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जब कभी भी कोई प्रांत का गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता था, तो वो उस राज्य से अलग हो जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे शक्ति पाते पाते कई गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे रोमन साम्राज्य की एकता को गहरा धक्का लगा और इसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा है रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? अपने साम्राज्य की सीमाओं की वृद्धि करना। ठीक है, अब इसकी वृद्धि हम कैसे करेंगे? दूसरे साम्राज्य, दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके, उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित करके हम अपने साम्राज्य को विस्तृत करेंगे। ठीक है, तो जो रोमन शासक थे, उन्होंने भी अपने साम्राज्य में विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति पर जोर दिया। अब साम्राज्यवादी नीति पर जब जोर दिया है, साम्राज्य को विस्तार करना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? युद्ध किसके बल पर किया जाएगा? सेना के बल पर किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक विशाल सेना का गठन किया। अब जो ये सेना है, जब उसका गठन करेंगे तो उसके लिए बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा, उसको शस्त्र भी देने पड़ेंगे, उसको वेतन भी देना पड़ेगा, उसके आने जाने का खर्चा करना पड़ेगा, उसके खाने पीने का खर्चा करना पड़ेगा, घोड़े हैं, हाथी हैं, जो भी कुछ है वो सब उन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर धन बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो सभी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति के लिए सेना का गठन किया और सेना पर पानी की तरह धन बहाया। और इसके साथ साथ अब क्या हुआ? जब युद्धों में हर वक्त व्यस्त रहेंगे तो जनधन की भी हानि होगी। ना तो कृषि की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ना उद्योग व्यापार की तरफ ध्यान दिया जाएगा, और युद्धों में खर्चा होगा अलग। तो इससे क्या हुआ? युद्धों के कारण बहुत ज़्यादा धन और जन का नुकसान हुआ। जन मतलब बहुत से जो लोग थे उनका नुकसान उठाना पड़ा। जैसे युद्धों में वो मारे गए, तो उससे उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे अब लोगों में असंतोष फैल गया कि शासक तो हर वक्त साम्राज्यवादी नीति के प्रसार में लगे रहते हैं और राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, राज्य की आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लोगों की परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? लोग जो थे वो शासकों के विरुद्ध हो गए। और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी नीति अपनाने के कारण क्या हुआ? जो दूसरे देश थे वो शत्रु बन गए। क्यों? जिसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो वो शत्रु बन जाएगा ना। तो दूसरे जो देश थे वो उनके शत्रु बन गए। तो इससे रोमन साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा है रोमन शासकों की विलासिता।
विलासिता क्या होता है कि अपने ऊपर बहुत अधिक धन खर्च करना, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करना। तो अब रोमन साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से समृद्ध साम्राज्य था, धन की कोई कमी नहीं थी, दास बहुत थे। तो जो वहाँ के शासक थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और उनकी इसी विलासिता के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। शासकों के अतिरिक्त जो रानियां थी वो भी विलास प्रिय थी, वो भी अपना समय विलासिता में व्यतीत करती थी। शासक सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहते थे और उनके ऊपर पानी को इस तरह बहाते थे, उस पर उनके ऊपर धन को इस तरह से बहाते थे जैसे पानी, मतलब कि खूब धन उनके ऊपर लुटाते थे। और रानियां भी अपने साज श्रृंगार और अपनी विलासिता पर बहुत धन खर्च करती थी। तो इससे क्या हुआ, खजाना खाली हो गया। जब विलासिता का जीवन, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो एक ना एक दिन तो धन खत्म हो गई। तो इससे क्या हुआ, राज्य का खजाना जो था वो खाली हो गया। अब उस खजाने को भरने के लिए क्या किया गया, जो गरीब लोग थे उनके ऊपर कर लगा दिए गए। तो अब लोगों में असंतोष फैल गया कि एक तो राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऊपर से अपनी विलासिता के लिए लोगों के ऊपर अनुचित कर लगा रहे हैं। तो इससे वो राज्य के विरुद्ध होते चले गए, जिससे रोमन साम्राज्य को गहरा आघात लगा। फिर चौथा है उत्तराधिकार कानून का अभाव। उत्तराधिकार कानून क्या होता है कि जैसे एक राजा की मृत्यु के पश्चात कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो कुछ राज्यों में ये नियम होता है कि जैसे एक राजा की मृत्यु के पश्चात उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, या कोई शासक जो है वो अपने जीवन काल में ही किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो इस तरह से उत्तराधिकार कानून उस राज्य में गृह युद्धों को रोकने में मदद करते हैं। पता होता है कि राजा की मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा, तो अव्यवस्था नहीं फैलती। लेकिन रोमन साम्राज्य में उत्तराधिकार कानून का अभाव था। अब इससे क्या हुआ कि जब किसी शासक की मृत्यु होती थी तो उसके बाद ये पता ही नहीं चलता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उस समय अनेक दावेदार खड़े हो जाते थे। अब कौन शासक बनेगा, तो उसके लिए शक्ति परीक्षण होता था, उनमें युद्ध शुरू हो जाते थे। तो वो गृह युद्धों का रूप ले लेते थे और कई बार ये गृह युद्ध जो थे वो भयंकर रूप धारण कर लेते थे, जिससे जन और धन की क्षति होती थी। और इससे दूसरी तरफ से जो रोमन साम्राज्य था वो भी शक्तिहीन होता था, क्योंकि जब गृह युद्ध हो रहे हैं तो हर तरफ कोई ना कोई तो उनका साथ देने के लिए होगा, तो बहुत से लोग सम्मिलित हो जाते थे। तो इससे साम्राज्य की शक्ति जो थी वो क्षीण होती थी और बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनको भी मौका मिल जाता था कि ये तो आपसी गृह युद्धों में उलझे हुए हैं, तो चलो हम रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करके वहां पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर विजय भी नहीं प्राप्त की तो वहां लूट मार करके धन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से वो भी इन अवसरों की तलाश में रहते थे और वो इस साम्राज्य पर काफी आक्रमण करके नुकसान पहुंचाते थे। तो इससे जो रोमन साम्राज्य था उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर उसके बाद है अगला पांचवा आपका साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य बहुत विशाल था, ये तो आपको पता ही है। तो जो सम्राट डायोक्लिशियन था उसने क्या किया, प्रशासनिक कुशलता के लिए कि शासन प्रबंध जो है वो अच्छे ढंग से किया जा सके, एक शासन प्रबंध के द्वारा या एक प्रशासनिक पद्धति प्रणाली के द्वारा पूरे साम्राज्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उसका शासन प्रबंध अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो उसने क्या किया, रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। लेकिन जो उसने ये निर्णय लिया था वो गलत सिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य की एकता को धक्का लगा। जो एक विशाल साम्राज्य था, एक साम्राज्य था, अब दो भागों में बट गया, तो उससे उसकी एकता को धक्का लगा। इससे क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य था वो राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो गया। अब उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर जो बर्बर जनजातियां थी जो आपको पहले बताई हुई हैं, उन जनजातियों ने अपने आक्रमण करने शुरू कर दिए। इससे रोमन साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया जो थी वो तीव्र हो गई। फिर है छठा आपका दासों पर अत्याचार। आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दास थे। धनी लोगों के अलावा आम साधारण जो लोग थे उनके पास भी 2-3 दास हुआ ही करते थे, लेकिन जो धनी लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा दास होते थे और जितने जिसके पास अधिक दास होते थे उसको उतना ही अधिक धनी समझा जाता था। ठीक है, तो अब जो ये दास प्रथा थी इसने भी रोमन साम्राज्य के पतन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था। ये दास कौन बनाए जाते थे, जो युद्धबंदी होते थे। जैसे ये साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करते थे ना, तो जिन क्षेत्रों को वो विजित कर लेते थे वहां पर जिनको बंदी बना लिया जाता था उनको दास बना दिया जाता था और उनको यहाँ पर लाकर बेचा जाता था। ये दास जो थे इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था और इनसे इतने काम करवाए जाते थे जितना कि वो कर भी नहीं सकते थे। उनसे 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और बदले में
उनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था उनको। उनके पास वस्त्र भी नहीं होते थे, अर्धनग्न रहते थे, पाँव में जूते भी नहीं होते थे और मालिक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। लगभग कुल मिलाकर पशुओं जैसा उनका जीवन था। इससे क्या हुआ, वो रोमन साम्राज्य के खिलाफ हो गए। उनमें भारी रोष उत्पन्न हुआ और वो किसी न किसी तरह से ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी कोई आक्रमणकारी आक्रमण करे तो वो उनका साथ दें, और वो चाहते थे कि रोमन साम्राज्य का किसी न किसी तरह से अंत हो जाए। और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने शासकों का साथ ना देकर इन आक्रमणकारियों का साथ दिया, जिससे कि रोमन साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। फिर है दुर्बल सेना। किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाली कौन होती है? सेना, क्योंकि सेना के द्वारा ही दूसरे क्षेत्रों को विजित किया जाता है, सेना के द्वारा ही पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। तो जो रोमन शासक थे उन्होंने विशाल और शक्तिशाली सेनाओं का गठन किया, लेकिन जो बाद के शासक थे वो कमज़ोर और निकम्मे निकले और वो ज़्यादातर अपना जीवन जो था या अपना समय था वो विलासिता में या सुर सुंदरी के साथ व्यतीत करते थे। तो इससे क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य की सेना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सेना कमज़ोर हो गई, उनमें अनुशासन नहीं रहा, उनको शस्त्रों का अभ्यास नहीं रहा, उनको युद्ध करने की नीतियाँ नहीं पता थी। तो इससे क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य की सेना थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। इसके अतिरिक्त शासकों ने विदेशियों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया। तो अब जो ये ऐसी सेना थी उसके द्वारा इस साम्राज्य के पतन को रोका नहीं जा सकता था और इसको पतन का सामना करना पड़ा। फिर है आर्थिक पतन। किसी भी देश का विकास उसकी आर्थिक समृद्धि के ऊपर निर्भर करता है और रोमन साम्राज्य शुरू में बहुत ही समृद्ध देश था, साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो गया और उसका आर्थिक पतन भी प्रारंभ हो गया। जो आर्थिक पतन था वो इसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। रोमन शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, उसमें बहुत धन खर्च किया गया, उन्होंने विलासिता के ऊपर बहुत अधिक धन खर्च किया। इससे क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई और रोमन साम्राज्य में होने वाले जो विद्रोह थे, आंतरिक और बाहरी जो आक्रमण थे, उनसे भी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा। तो जो अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था उसके कारण भी रोमन साम्राज्य को पतन का सामना करना पड़ा। अब लोगों को जो रोजाना ज़रूरत की वस्तुएं होती थी, रोज़मर्रा की आवश्यक की वस्तुएं होती थी, वो भी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो लोगों में असंतोष फैलने लगा और वो राज्य के विरुद्ध हो गए और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य जो था वो उसका पतन हो गया। फिर उसके बाद है विदेशी आक्रमण। रोमन साम्राज्य का सबसे पतन का महत्वपूर्ण कारण था विदेशी आक्रमण। ठीक है, बहुत से विदेशी जो जर्मन मूल की जनजातियां थी उन्होंने यहाँ पर बार बार आक्रमण किए, जिससे रोमन साम्राज्य के पतन का डंका बज गया। जैसे 378 ईस्वी में जर्मन मूल के गोथों ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को कड़ी पराजय दी। 410 ईस्वी में विसिगोथों ने अपने नेता आलारक के नेतृत्व में रोम साम्राज्य को नष्ट किया। 428 ईस्वी में जर्मन मूल के वैंडलों ने उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। 451 ईस्वी में हून नेता अटिल्ला ने गौल पर अधिकार कर लिया। 493 ईस्वी में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली पर अधिकार कर लिया। 568 ईस्वी में लोम्बार्डो ने इटली पर आक्रमण कर वहां पर भारी विनाश किया, जिससे इन विदेशी आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य का पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब प्रमुख कारण थे जिससे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। हमारा दूसरा विषय है दास प्रथा। रोमन साम्राज्य में प्रचलित दास प्रथा का वर्णन। दास प्रथा रोमन साम्राज्य में व्यापक स्तर पर प्रचलित थी। ठीक है, बल्कि अगर ये कह दिया जाए कि उनके समाज का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी थी तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की जो कुल जनसंख्या थी वो 75 लाख थी और इस 75 लाख में से 30 लाख जो संख्या थी वो दासों की थी। इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दास प्रथा का प्रचलन था। जिसके पास जितने अधिक दास होते थे उसे समाज में उतना ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अमीरों के पास तो भारी मात्रा में दास होते थे और इतने दास होते थे कि उनको प्रतिदिन उनकी हाजिरी लगानी पड़ती थी। उनकी वो हाजिरी लगाते थे कि इतने दास जो हैं वो हैं भी या नहीं हैं, भाग तो नहीं गए हैं या वहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको हाजिरी लगानी पड़ती थी।
और जो इन दासों के जो बच्चे होते थे उनका भी पूरा विवरण रखा जाता था, उनको भी पूरी गिनती के अंदर रखा जाता था कि कितने उनके पास दासों के बच्चे हैं। कहा जाता है कि जो आम लोग थे उनके पास भी 7 से 8 दास तो होते ही होते थे, ठीक है। और अधिकतर दास जो होते थे वो युद्धबंदी होते थे, लेकिन समाज में क्या किया जाता था, कई बार जो पिता होते थे वो अपने अवांछित बच्चों या नाजायज बच्चों को फेंक देते थे, तो उनको क्या किया जाता था, व्यापारी उठा लेते थे और उनको बेच देते थे और उनको दास बना देते थे। तो कुल मिलाकर जो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा थी वो रोमन साम्राज्य के लिए एक कलंक के समान थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि दासों की स्थिति कैसी थी। दासों की स्थिति दयनीय थी, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि उनके मालिक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उनसे प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था और अगर कोई काम के दौरान यदि कोई दास सुस्त हो जाता था या कोई बीमार है या काम नहीं कर पा रहा है तो उसके मालिक दूसरे दासों के द्वारा उनकी हंटर से पिटाई करवाया करते थे। और खेतों में जब काम करवाते थे तो सारे दासों को एक दूसरे से जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि कोई भाग ना सके। अगर एक भागेगा तो जंजीर में बंधे हुए सारे हैं तो कोई भाग नहीं सकता था, उनको जंजीरों में बांध के, और जंजीरों में बांध के काम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और रात के समय में क्या करते थे कि जब काम खत्म हो जाता था तो रात के समय में भाग ना जाए तो उनको एक तहखाने में बंद कर दिया जाता था। और वो तहखाने ऐसे होते थे, गंदे होते थे, सीलन होती थी, ना तो वहाँ रोशनी होती थी और किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था नहीं होती थी। मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनको रहना पड़ता था। और इसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। कहा जाता है कि गाँवों के दासों की स्थिति ऐसी थी, लेकिन शहरों के दासों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन फिर भी इनसे थोड़ी अच्छी थी। अब यहाँ पे जो शहरों में जो दास थे वो घरेलू नौकर, दुकानदारों के सहायक, मजदूर और व्यापारियों के एजेंट के तौर पर काम करते थे। इनको अपने मालिकों के लिए मनोरंजन भी करना पड़ता था, मालिकों के मन बहलाव के लिए। जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि अखाड़ों में दासों के युद्ध देखते थे या दासों के हिंसक जानवरों के साथ युद्ध करवाया करते थे, तो ऐसे ही अब क्या करते थे, अपने मालिकों के मन बहलाव के लिए या उनको खुश करने के लिए हिंसक जानवरों के साथ युद्ध करते थे। क्योंकि मालिक उनके ऊपर मजबूर करते थे उनको युद्ध करने के लिए, तो उनको मजबूर होकर ये युद्ध भी करने पड़ते थे, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, ठीक है। कुछ यूनानी दासों की जो पढ़े लिखे होते थे स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि वे शिक्षक, लेखक और चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। जो भी दास था वहाँ पे उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि वो अपनी मालिक की अनुमति के बिना विवाह भी नहीं करवा सकते थे, ना अपना ना अपने बच्चों का, और ना ही वो अपने मालिक को छोड़कर कहीं जा सकते थे। अगर कोई ऐसी कोशिश करता था भागने की तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। और दास जो थे अपने अपमान की वजह से कई दफ़ा सामूहिक विद्रोह कर देते थे, लेकिन उनके विद्रोहों को दबा दिया जाता था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मालिकों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा सके, ठीक है। फिर उसके बाद स्त्री दासों की स्थिति कैसी थी। रोमन समाज में स्त्री भी दास के रूप में रखी जाती थी और उनकी स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें पुरुषों का मनोरंजन करना पड़ता था और पुरुष जो थे वो उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझते थे। उनका शोषण किया जाता था और अगर कोई इनकार करती थी तो उन पर अत्याचार किए जाते थे। वो अदालत में भी नहीं जा सकती थी, न्याय भी नहीं मांग सकती थी। और जब पुरुष उनसे मन भर जाता था या जब वो उनके लायक नहीं रहती थी तो उनको वेश्यालयों में भेज दिया जाता था वेश्यावृत्ति का कार्य करने के लिए। उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और घर में काम करने वाली जो दासियां थी उनको अनेक काम करने पड़ते थे, जैसे अपनी मालकिन जो थी उसको तैयार करना पड़ता था, उसको सजाना पड़ता था, उसका श्रृंगार करना पड़ता था। और अगर ढंग से वो उसको सजाती नहीं थी या अच्छे ढंग से उसका श्रृंगार नहीं करती थी तो दास पुरुषों से उनकी हंटर से पिटाई करवाई जाती थी। वे अपने मालकिन के बच्चों को दूध भी पिलाती थी और उनकी देखभाल का कार्य भी करती थी और घर में आने वाले मेहमानों को भी प्रसन्न करती थी। फिर दास बच्चों की स्थिति कैसी थी। अब जैसे दास पुरुष थे, जैसे दास स्त्रियां थी, वैसे ही दास बच्चों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। माता पिता का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। दासों के बच्चों पर मालिकों का अधिकार होता था
दास बच्चों को दहेज में देने की भी प्रथा थी। मतलब अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा था, उसके साथ कुछ दास बच्चे दहेज के रूप में दे दिए जाते थे, जो कि वहाँ पर दास का काम करते थे। दास बच्चों पर उनके मालिक घोर अत्याचार करते थे, क्योंकि वो छोटे होते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, संगठित नहीं हो सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। और छोटे छोटे बच्चों को, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को भी खतरनाक कामों में लगा दिया जाता था। और ना तो उनको भोजन दिया जाता था ढंग से, और ना ही वो उनके पास पहनने के लिए वस्त्र थे, अर्धनग्न घूमते थे, बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते थे। अगर किसी दास या दासी को मुक्त भी कर दिया जाता था दासता से, लेकिन उनके बच्चों को मुक्त नहीं किया जाता था, वो दासता की जंजीरों में ही जकड़े रहते थे। जैसे बंधुआ मजदूर होते ना, अगर दास या दासी को किसी भी कारण से मुक्त कर दिया दासता से, लेकिन बच्चे मालिकों के पास ही रहते थे, उनको मुक्त नहीं किया जाता था। और इनको अपने मालिक की कोई भी आज्ञा हो, सही गलत, बच्चे के लिए नुकसानदायक, वो किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, उनको सभी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। कई बार उनके मालिक अगर वो आज्ञा नहीं मानते थे, उनको मृत्युदंड भी देते थे। तो बच्चों का जीवन भी नरक के समान था। फिर है दास व्यापार। रोमन साम्राज्य में दास व्यापार का भी प्रचलन था, क्योंकि दास प्रथा का प्रचलन था, तो इसलिए दास व्यापार का भी प्रचलन था। अब ये दास कौन होते थे? जो युद्ध बंदी होते थे, उनको दास बना लिया जाता था। उन्हें दास व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था। मतलब जो दास व्यापार का काम करते थे, वो क्या करते थे, इन युद्ध बंदियों को खरीद लेते थे और इनको फिर मंडी में ले जाकर बेचा करते थे। कहा जाता है कि एक जो दास पुरुष होता था, उसकी कीमत 18 से 20 पाउंड होती थी, और एक दासी की 6 से 8 पाउंड तक कीमत होती थी। अगर कोई दासी सुंदर दिख रही है, अच्छी दिख रही है, तो उसकी कीमत थोड़ी सी अधिक होती थी। जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे, युद्ध स्थलों से, मतलब जहाँ पर इनको बंदी बनाया जाता था, वहाँ से इनको रोमन साम्राज्य के अलग अलग मंडियों में ले जाते थे और वहाँ पर बेचने के लिए इनकी बोली लगाते थे। तो जो रोमन नागरिक थे, जैसी जैसी उनकी हैसियत होती थी, वो उस हिसाब से इनको खरीद लेते थे। और दुकानदार भी जो थे, वो भी अपने लिए दुकान पर दास रखने के लिए दासों को खरीदते थे। और कई बार क्या किया जाता था कि दासों को किराए पर भी दिया जाता था काम करने के लिए। जैसे कोई खरीद नहीं सकता था, तो वो किराए पर उनको ले लेते थे, उनसे काम करवाते, फिर उनको वापस कर देते थे। तो जो दास व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता था, क्योंकि खर्चा उनका कुछ लगता नहीं था, और इनको लाकर वो इनको बेच के बहुत अधिक धन कमाते थे। फिर दासता से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते थे ये दास जो थे, मुक्ति कैसे प्राप्त करते थे, उसके बारे में हम जानते हैं। रोमन समाज में दासों का जीवन तो नरक समान था, आपको पता है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि शायद कभी उन्हें मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे नियम थे जिसकी वजह से उनको आशा होती थी कि शायद कुछ समय के बाद वो मुक्त हो सकते हैं। जैसे कुछ दयावान मालिक जो होते थे, वो क्या करते थे, अपने दास दासियों की सेवा से खुश हो जाते थे कि इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, तो वो उनको दासता से मुक्त कर देते थे। उनको कह देते थे कि ठीक है, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो। कुछ मालिक क्या करते थे, जैसे मृत्यु का समय आता था, तो उस समय लगता है कि भगवान हमें किसी तरह से माफ़ कर दे सारे पापों से, या भगवान हमें अच्छी ढंग से मृत्यु दे दे, हमें तड़फना ना पड़े। तो वो क्या करते थे, मृत्यु से पूर्व दासों को दान के रूप में मुक्त कर देते थे। जैसे दान करवाते ना मृत्यु से पहले, तो दान के रूप में दासों को मुक्त करवा देते थे, तो इससे वो दास मुक्त हो जाते थे। और कई दफ़ा क्या होता था कि कुछ जो दास होते थे, वो अपने मालिक को अगर उनको मुक्ति प्राप्ति की कीमत दे देते थे, जैसे वो कहते थे कि ठीक है, तुम इतने पैसा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तो वो दास जो थे, वो जो समय समय पर काम करते थे, अपनी तरह किसी भी तरह से अपने थोड़े थोड़े धन को बचाकर उसको एकत्रित करते थे और अपने मालिक को अपनी कीमत दे देते थे, तो जिससे क्या होता था कि वो उसको मुक्त कर देते थे। ज़्यादातर उनकी कीमत 20 से 25 पाउंड ही होती थी, तो वो बेचारे जो उनके पास धन होता था, उसको तो थोड़ा थोड़ा जोड़कर उनको देकर मुक्त हो जाते थे। और कई बार क्या होता था कि कुछ मालिक अपनी दासियों से विवाह करवाना चाहते थे, जैसे उनको अगर अच्छी लग रही थी दासी, तो वो उससे विवाह करवाना चाहते थे, तो इसलिए वो उनको पहले मुक्त कर देते थे दासता से, और फिर वो उससे विवाह करवा लेते थे। ईसाई धर्म में भी इस बात पर प्रचार किया गया कि दासों को मुक्त कर देना चाहिए, तो इसलिए भारी संख्या में जो लोग थे, उन्होंने दासों को मुक्त कर दिया। तो रोमन साम्राज्य में दासों की जो मुक्त दास थे, उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई।
अब वो उनको अधिकार तो कोई नहीं था, लेकिन रहेंगे कहाँ, रोमन साम्राज्य में रहेंगे। तो अब उनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए एक कानून पारित करना पड़ा। जो मुक्त दास थे उनके ऊपर उनके लिए एक कानून बनाना पड़ा। बेशक से उनको मुक्त कर दिया जाता था, फिर भी उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते थे, जैसे कि उनको कभी भी उच्च पदों पर या सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। दास थे, दासता से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो प्रतिबंध थे उनको पालन करना पड़ता था। ना तो वो उच्च पदों पर नियुक्त हो सकते थे, और ना ही वो सेना में भर्ती हो सकते थे, और ना ही अगर अपने मालिक के विरुद्ध कभी उनको किसी मुकदमे में गवाही देनी पड़े तो वो अपने मालिक के विरुद्ध गवाही भी नहीं दे सकते थे। अगर वो कोई गलत काम करते थे तो उनको फिर से दास बनाया जा सकता था। फिर है दास प्रथा के प्रभाव। रोमन साम्राज्य के ऊपर दास प्रथा के क्या प्रभाव पड़े? तो रोमन साम्राज्य के ऊपर दास प्रथा के गहरे प्रभाव पड़े। इसका प्रमुख जो प्रभाव था वो क्या था कि इस प्रथा के कारण जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वो विलासप्रिय हो गए। विलासप्रिय कैसे हो गए? सारा काम अब कौन करता था? दास करते थे। तो लोगों को अब खुद तो काम करने की आदत नहीं थी, तो बाकी बचा जो समय है उसको वो क्या करते थे? ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, सुरा सुंदरी में व्यस्त रहते थे, विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। तो वो विलासी हो गए, काम करने की आदत उनकी छूट गई। दासों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे और उन पर जो अत्याचार किए जाते थे, उससे उनमें आत्म सम्मान की कमी आ गई। अब उनको लगने लगा कि हम तो दास ही हैं, हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ना हम कभी इज्जत प्राप्त कर सकते हैं, हम तो इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और ना ही हम कोई आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। उच्च सेना में नहीं भर्ती हो सकते, उच्च पदों पर भर्ती नहीं हो सकते, सेना में भर्ती नहीं हो। उनको लगा कि हम तो ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने की आशा उनमें से ख़त्म हो गई। और जो ये निराशा थी, इससे अब क्या हुआ, उनको विद्रोह करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब उनमें यह होता था कि हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं, क्या करें, किस प्रकार से? तो वो जो स्थिति होती थी उससे वो क्या करते थे कि वो राज्य में कई बार विद्रोह कर देते थे। और जो ये विद्रोह थे ये रोमन साम्राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुए। ठीक है, दासियों का शोषण किया जाता था, इससे क्या हुआ, लोगों का नैतिक पतन हुआ। नैतिक पतन के कारण साम्राज्य को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, दास प्रथा के कारण क्या हुआ, छोटे किसान जो थे वो दरिद्र होकर रह गए, उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। क्या कारण था इसका कि जो बड़े जमींदार थे वो अपना कृषि का कार्य किससे करवाते थे? दासों के द्वारा करवाते थे। ठीक है, 16 से 18 घंटे उनसे काम करवाया जाता था, खर्चा उनका कुछ लगता नहीं था, मजदूरी उनको दी नहीं जाती थी, तो इसलिए उनका जो उत्पादन कार्य होता था वो सस्ता होता था, क्योंकि खुद तो मेहनत करते नहीं थे, दासों के द्वारा मेहनत करते थे और उनको धन नहीं देते थे, तो इससे उनको जो उत्पादन होता था सस्ता हो जाता था। और जो छोटे किसान थे उनको बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता था, तो इससे उन दोनों में अब स्पर्धा नहीं रही। एक को तो बहुत कम खर्चा करना पड़ता था, एक को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता था, और जब बेचने के लिए जाते थे तो छोटे किसानों को नुकसान होता था, बड़े किसान जो जमींदार थे उनको फायदा होता था। तो अब छोटे किसानों को क्या करना पड़ता था कि अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी, तो इससे उनको फिर क्या, जब ज़मीनें बेचने तो उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो इसलिए वो फिर इधर उधर भटकना शुरू कर देते थे। तो इससे रोमन साम्राज्य को गहरा आघात लगा। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा कि जो यूनानी दास थे उन्होंने अपने देश की संस्कृति को रोमन साम्राज्य में फैलाया। तो रोमन साम्राज्य में दो प्रकार की संस्कृति, एक तो रोमन साम्राज्य की संस्कृति सभ्यता थी, और दूसरी यूनानी दासों की यूनानी सभ्यता जो थी उसकी संस्कृति भी रोमन साम्राज्य में फैली। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो दास प्रथा थी उसके अच्छे भी प्रभाव पड़े और बुरे भी प्रभाव पड़े, लेकिन दासों का जो जीवन था वो इतना अच्छा नहीं था। उनको पशुओं के समान समझा जाता था और उनके ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया जाता था, जो कि रोमन साम्राज्य के लिए विस्फोटक या नुकसानदायक सिद्ध हुआ। धन्यवाद।